आज हम हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से चौथा पाठ देख रहे हैं। कार्यालयी हिंदी मतलब राजभाषा के प्रमुख कार्य। उसमें हमने प्रारूपण, संक्षेपण यह दो भाग देखे, यह महत्वपूर्ण दो टॉपिक देखे। और उसके बाद टिप्पण्य, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी व्याख्या क्या होती है, यह हमने पिछले भाग में देखा। तो आज हम टिप्पण्य के प्रकार देखेंगे। कार्यालयों में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर होता है। अंत कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार टिप्पणी लिखी जाती है। सामान्य टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी। सामान्य टिप्पणी का मतलब हम देखेंगे ऐसी टिप्पणी जिसके निपटाने के पूर्व इतिहास की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकारी कार्यालयों में पत्र मामले पहली बार प्राप्त होते हैं, उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पणी लिखी जाती है उन्हें सामान्य टिप्पणी कहते हैं। और संपूर्ण टिप्पणी में विस्तृत टिप्पणी से संपूर्ण टिप्पणी कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूरे इतिवृत्त, तर्क वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप में फाइल में रखना पड़ता है, ताकि उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेकर आदेश जारी करते हैं। इसी प्रक्रिया में टिप्पणी में संपूर्ण इतिवृत्त के साथ साथ पूरी संदर्भ, पूरी पूर्ववृत्ति, फाइल के संदर्भ में पुराने फैसले आदि भी लिखे जाते हैं। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से टिप्पणी लिखा जाता है, उसे संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। नियमित टिप्पणी कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नियमित टिप्पणी लिखी जाती है। वे टिप्पण प्राय छोटे छोटे होते हैं। इसका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित रहता है। 4 है विभागीय टिप्पणी। जब कई विभागों में कोई बात मनवानी हो तो विभागीय टिप्पणी लिखी जाती है। स्वतः पूर्ण टिप्पणी, इसमें तो दी गई सूचनाएं अपने आप में पूर्ण होती है। अधिकारी एक सहायकारी या सहायक जो होते दोनों स्तरों पर की जाती है। स्वतः पूर्ण टिप्पणी में क्रम, संख्या, पृष्ठ समाचार लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहां किसी को प्राप्ति के आधार पर होकर परिस्थिति एवं आवश्यकता से पैदा हुई समस्या को सुलझाने के लिए भी होता है। उदाहरण, कार्याधिक्य के कारण पत्रों के सृजन के लिए प्रस्तुत टिप्पणी स्वतंत्र टिप्पणी हो जाती है। संदर्भ किसी पुरानी आवृत्ति का नहीं है। 6 है सूक्ष्म टिप्पणी। सूक्ष्म टिप्पणी अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशिए पर बाई और निर्देश देता है, तो सामान्यतया संक्षिप्त वाक्यों को रूप में होता है, उसे ही संक्षिप्त टिप्पणी कहते हैं। सूक्ष्म टिप्पणी में सामान्यतः संति हेतु, स्वीकृति के लिए, अवलोकनार्थ आदि वाक्य लिखे जाते हैं। बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देने पर वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पणी के रूप में स्वीकृत, अनुमोदित, देख लिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ आदि वाक्य लिखे जाते हैं। अनौपचारिक टिप्पणी पर एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पणी सीधे भेज जाती है। अनौपचारिक टिप्पणी में सभी कार्यालयीन नियमों तथा शर्तों आदि का सही अनुपालन नहीं किया जाता। अभी टिप्पणी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथा विशेष बातें, उसमें है संक्षिप्तता। टिप्पणी का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना होता है। अंततः टिप्पणी संक्षिप्त अथवा सुस्पष्ट होना चाहिए। अधिकारियों के पास समय की कमी होती है और इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सीधे ढंग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को अपना निर्णय तुरंत देना होता है और वो तुरंत निर्णय दे सकता है। भाषा, टिप्पणी की भाषा सुस्पष्ट हो और उसके वर्णनात्मक के बाद बजाय भावों को अभिव्यक्त देने की तीव्र शक्ति है। संप्रेषण का उचित माध्यम भाषा को बनाया जाता है।
और वो भाषा को ही बनाना चाहिए। टिप्पणी में कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिप्पणी में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करना चाहिए कि अर्थ विषयक भ्रम पैदा हो। टिप्पणी की भाषा सरल, स्पष्ट और संयत होनी चाहिए। उसमें से कोई भी भ्रामक अर्थ नहीं पैदा होना चाहिए। तीसरा है क्रमबद्धता। अभी हमने प्रारूपण देखा, संक्षेपण देखा, उसमें भी महत्वपूर्ण बातें इसी क्रम से बताई है। संक्षिप्तता में जो बताई है, भाषा, क्रमबद्धता, स्पष्टता, तटस्थता, यही उन्होंने उसके पॉइंट्स या अंग बताए। टिप्पणियां लिखते समय या तथ्यों को असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत न करके क्रम के साथ विचारों की श्रृंखला को रखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पणी में क्रमबद्धता होनी बहुत आवश्यक होती है। इसी प्रकार टिप्पणी आदि विस्तृत हो तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। इससे टिप्पणी का निर्णय लेने वाले प्राधिकारी जो है उस विषय पर आकलन काफी सहायता मिलती है आकलन करने के लिए। चौथा है स्पष्टता। कार्यालयीन टिप्पणी प्राय स्पष्ट ढंग से लिखने वाला चाहिए। टिप्पणी लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित या भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अतिशय महत्वपूर्ण, जटिल तथा कठिन विषय अथवा मामले को भी स्पष्टता के साथ बोधगम्य रीति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शब्द उपयोग सारगर्भित होना आवश्यक है। 5 है तटस्थता। किसी भी उत्कृष्ट टिप्पणी के साथ तटस्थता का होना भी जरूरी या निहायत जरूरी है। टिप्पणी लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भावों, विचारों, अनुभूतियों तथा अच्छे या बुरे पूर्वाग्रहों से नितांत दूर रखकर केवल आवश्यकता की बातें तथ्यों की टिप्पणी में प्रक्षेपित करें। प्रभावान्वित टिप्पणी की संक्षिप्त एवं बोधगम्य होना आवश्यक होता है और साथ ही साथ उसे जहां आवश्यक हो अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा करते समय इस बात की ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्द, विचार, अनुच्छेद आदि से प्रभाव के अन्वित अस्त व्यस्त न होकर ठीक ढंग से सुगठित रूप में होना चाहिए। पूरे टिप्पणी का सुफल प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए। 7वां है शैली। टिप्पणी लेखन में शैली की अपनी अपनी स्वतंत्रता, सत्ता और महत्ता होती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की लेखन की अपनी अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। यह विशिष्ट शैली किंतु उसके बावजूद भी शैली के बारे में कुछ सामान्य ऐसी सर्वसामान्य बातें की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन की शैली से भिन्न होती है। अंततः अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में अनुवाद के रूपन से टिप्पणी नहीं लिखा जा सकता। इसे हिंदी में लिखते समय कृपया तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें लिखा जाना चाहिए। नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन एज द अर्लिएस्ट। ये ऐसे जो इंग्लिश में नहीं लिख सकते, जो हिंदी है वो हिंदी में ही लिखना चाहिए। टिप्पणी की प्रक्रिया। कार्यालयीन टिप्पणी में निम्नलिखित सामान्य समावेश किया है टिप्पणियों का। पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामले का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा निर्णय के लिए अभिमत। टिप्पणी लेखन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में कुछ इस प्रकार की होती है। कार्यालय का लिखित अथवा सहायक पत्र पर टिप्पणी लिखता है। कार्यालय का अधिकांश अथवा अधिकारी उन्नत टिप्पणी को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करता है। पूर्व प्रक्रिया के अनुसार वह सचिव अंडर सेक्रेटरी को अपने विचारों की टिप्पणी के अनुसार उसे उपसचिव के पास प्रस्तुत करना रहता है। यदि विचाराधीन मामला उपसचिव के स्तर पर निपटाया जाता है तो वह आवश्यक आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करता है। यदि मामला अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर है तो उपसचिव उस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव या अपर सचिव को देना भेज देता है। उसमें है प्रतिवेदन।
प्रतिवेदन अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के पर्याय से रूप में स्वीकार्य किया जाता है। प्रतिवेदन शब्द छोटा किंतु सारगंभीर शब्द है। इसमें अनेक भाव तथा अर्थ की छटाएं दिखाई देती है। इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है, जैसे कि वृत्त, इतवृत्त, वृत्तांत, विवरण, विवरणिका, विवरणी, विज्ञापन, सूचना, रपट, संवाद आदि। हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों के समान परिभाषित शब्दों की जो परंपरा मिलती है, यह शब्द भी उसी को देने हैं। वो अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द के लिए आख्या, प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदन आदि शब्दों को प्रचलित करता है। विशिष्ट एवं रूढ़ि अर्थ में अगर देखा जाए तो प्रतिवेदन शब्द का अर्थ स्वरूप, लक्षण एवं विषय वस्तुगत संदर्भ रिपोर्ट में काफी भिन्न है। रिपोर्ट शब्द से तात्पर्य है वृत्त, वृत्तांत एवं विवरण, सूचना, रपट, समाचार और संवाद तथा प्रतिवेदन आदि समाचार पत्रों का। पत्रिकाओं में दूरदर्शन का आकाशवाणी पर संवाददाता जबकि घटना, स्थिति, विवरण या समाचार आदि की सूचना पर रिपोर्ट भेजते हैं तो उसे वृत्तांत या विवरण कहते हैं, पर प्रतिवेदन नहीं। इस प्रकार पुलिस स्टेशन पर लिखी या लिखाई जाने वाली रिपोर्ट भी यह प्रतिवेदन ही, जिसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं। अंततः मात्र रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहना उचित नहीं जाना पड़ता। कह सकते हैं कि यह शब्द है विधि, प्रशासन, पत्रकारिता, पुलिस तथा साहित्य आदि में एक ही साथ प्रयुक्त होता है। प्रतिवेदन शब्द में प्रति प्लस वेदन, यह योग से बना है। इस प्रति शब्द को उपसर्ग तथा विद्व धातु के भाववाचक रूप से बना है, जिसका अर्थ है समाचार, जानकारी। प्रति उपसर्ग का प्रयोग विपरीत अर्थ में ही नहीं, समांतर अर्थ में भी किया जाता है। प्रतिवेदी शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि अनुभव करने वाले या जानने वाले अंत प्रतिवेदक से तात्पर्य है अनुभव संपन्न विशद जानकारी प्रतिवेदन का प्रयोजन करता है। जिस व्यक्तियों समाज का किसी विषय, घटना, विवरण या जानकारी से सरोकार होता तो वह उसके साथ तथ्यों को न जानते हो, उसके लिए यथावश्यक सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। यह सूचना या प्रतिवेदन किसी भी समारोह, उत्सव, उद्घाटन से भी संबंध रखता है। इस तरह से उन्होंने प्रतिवेदन की व्याख्या और उसके बारे में जानकारी दी है। अभी प्रतिवेदन स्वरूप और परिभाषा देखेंगे। प्रतिवेदन के उपयुक्त विवेचन के आधार पर उसका स्वरूप एवं परिभाषा पर प्रकाश डाल सकता है। सरकारी अथवा गैर सरकारी स्तर पर एक से अधिक पीठासीन व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों अथवा अन्य विशिष्ट समक्ष व्यक्तियों पर गठित समिति या आयोग विशेष द्वारा किसी विषय के मामले पर छानबीन, जांच पर आधिकारिक वितरण या विवरण, सुझाव आदि के अभिलेख की प्रतिवेदना कहलाते हैं। संस्कृत में विद्या धातु में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिवेदन शब्द बना है। इस तरह प्रतिवेदन शब्द का मतलब क्या है और वो किस तरह से बना है, उसकी जानकारी उन्होंने हमें यहाँ पे दी है। इस तरह के अनेक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि कोई नया बांध टूट जाने से अचानक ही शहर में बाढ़ आ जाती है तो सैकड़ों घरों तथा जनों का नुकसान हो जाता है। इस असंभवित भाव तथा भाव के तत्काल टूट जाने के संभव अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों एवं बांध के संतोषजनक निर्माण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करते हुए जो विस्तृत विवरण तैयार करते हैं उसे अंग्रेजी में रिपोर्ट तथा इंग्रजी में प्रतिवेदन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवेदन का उद्देश्य मात्र विवरण देना ही नहीं, वरना समस्या के कारण बताते हुए उसके समाधान सुझाना भी होता है। उपर्युक्त घटना की तरह किसी चोरी, हत्या, दुर्घटना एवं षड्यंत्र आदि के संदर्भ में भी
प्रतिवेदन की भूमिका होती है। अब विचारणीय यह है कि अधिकारी या समिति द्वारा जांच क्यों की जाती है। अधिकारी और प्रतिवेदी के लिए विवरण तैयार किया गया है। आधार प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी, लिखित, जीवित प्रमाण तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तथा रहेगा या नहीं, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। प्रतिवेदन के लिए एकत्रित की गई सामग्री में घटना या स्थिति से संबंध विभिन्न पक्षों और उनके मत अभिमत सम्मिलित हुए या नहीं, कहीं वह एकांकित तो नहीं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न है, अधिकारी या समिति ने प्रतिवेदन लिखने से पहले अपने विवेक, अनुभव, साक्षात्कार, चित्र तथा तर्क आदि से प्रतिवेदन की प्रामाणिकता एवं उसकी पुष्टि का प्रबंध किया है या नहीं, इस तरह के प्रश्न उठते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिवेदन अधिकारी का समिति को घटना, स्थिति या प्रकरण आदि का दायित्व निश्चित करने के लिए विभिन्न पक्षों, तथ्यों, तर्कों तथा प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल, अध्ययन एवं परीक्षा के बाद ही एक निर्णय तक पहुंचना होता है। किसी घटना या दुर्घटना में उन्होंने बताया कि परिस्थिति, स्थिति, विवाद और की जांच पड़ताल करने की अथवा गति को जानने के लिए किसी सरकार या गैर सरकारी संस्था से या उसके द्वारा विशेषता नियुक्त एक या एकाधिक व्यक्तियों द्वारा विचाराधीन मामले की बारीकी से खोजबीन करते हुए प्रमाण पृष्ठ एवं लिखित अभिमत प्रस्तुत करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। इस तरह से प्रतिवेदन का मतलब हमने समझ लिया है। ये जो प्रतिवेदन है उसमें बहुत सारे प्रश्न हमने देखे हैं कि प्रतिवेदन का मतलब तो एक ही है कि जिसमें नियुक्त एक या एक अपेक्षा अधिक व्यक्ति द्वारा विचाराधीन मामले की बारीकी से खोजबीन करे। किसी भी एक विषय पर एक या अनेक व्यक्ति मिलकर बारीकी से खोजबीन करे और उस प्रमाण पर एवं लिखित अभिमत प्रस्तुत करे और उसके ऊपर अपना मत, अपने विचार प्रस्तुत करे, उसे ही प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन के क्षेत्र, आज हम प्रतिवेदन के क्षेत्र देखेंगे। उसमें प्रतिवेदन के क्षेत्र विशेष की यो तो कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के प्रतिवेदन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु यहाँ केवल प्रतिवेदन के कुछ विषय या क्षेत्र इसीलिए बताए जाते हैं ताकि प्रतिवेदन के स्वरूप को और स्पष्ट किया जाए। जैसे किसी कार्यालय, संस्था, मंत्रालय, विभाग या अनुभाग स्तर पर अनेक विषयों संबंधित पूछताछ, छानबीन, जांच की जाती है, इसीलिए वह विशिष्ट अध्ययन आदि की आवश्यकता पड़ती है। उस संबंध में एक या अनेक व्यक्ति, समिति, उपसमिति या आयोग के रूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। किसी संचालन मंडल के सदस्य के कहा जाता है कि व्यवसाय से संबंध अपने मामले की जांच करने के लिए आप एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करो। म्हणजे प्रतिवेदन एक या दो अधिक व्यक्ति एकत्र आकर भी प्रतिवेदन कर सकते हैं। इस सभा की तरह किसी दंगाग्रस्त क्षेत्र में दंगों के कारण संबंधी प्रतिवेदन, राज्य में बीमा विवाद संबंधी, भाषिक विवाद संबंधी प्रतिवेदन, महंगाई संबंधी प्रतिवेदन, आरक्षण की नियतियों से संबंधित प्रतिवेदन, बूथ कैप्चरिंग संबंधी प्रतिवेदन, किसी नेता, मंत्री या अधिकारी पर लगे आरोप से संबंधित प्रतिवेदन, शिक्षा नीति संबंधित प्रतिवेदन, प्रवेश परीक्षाओं में हुई धांधली से संबंधित प्रतिवेदन, इस तरह से बहुत सारे विषयों पर हम प्रतिवेदन लिख सकते हैं। अभी प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं वो आज हम देखेंगे। कोई भी प्रतिवेदन अपने में एक ऐसा स्वतः संपूर्ण दस्तावेज है जिसका मूल्य एवं महत्व केवल समसामयिक नहीं अपितु संबंधित क्षेत्र में सुंदर भविष्य तक की स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1948 से 1956 में नियुक्त शिक्षा आयोग उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है। विभिन्न दुर्घटना संबंधित प्रतिवेदन बाद में अनेक सुधार लागू करने में सहायक हुए। भारत सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विभागों और
क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर ही अपने अर्थनीति, शिक्षा नीति, सुरक्षा नीति आदि का निर्धारण किया करती है। संविधान की अनेक धाराओं और उपधाराओं की व्याख्या, पुनर्व्याख्या विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से संभव होती है। अभी प्रतिवेदनों का जो प्रतिवेदन है उसके कुछ संक्षेप में विवेचन किया है। एक, तथ्यात्मकता। प्रतिवेदन की सर्वप्रथम विशेषता है तथ्यात्मकता। विभिन्न सूत्रों के प्राप्त तथ्य ही प्रतिवेदन का कलेवर तैयार करते हैं। वास्तव में सामान्य सूचना, समाचार या वृत्तांत विवरण से प्रतिवेदन की विभिन्न और विशिष्टता उसकी तथ्यात्मकता के कारण संभव है। तथ्य मौखिक साक्ष्यों उन्हें अभिलेखन का दिया जाता है। दूसरा है प्रामाणिकता। तथ्यों का संकलन एक बात है और उन तथ्यों का प्रामाणिकरण होना दूसरी। किसी भी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि के संबंध में कोई भी तथ्य जुटा जा सकता है, किंतु वे तथ्य प्रामाणिक भी है या नहीं इसकी जांच करना भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का वास्तविक दायित्व होता है। उदाहरण, इस कार्यालय के कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत है कि उसके अमुक से रिश्वत ली। रिश्वत भले ही किसी के सामने दी गई हो या साक्षी भी दे दी, वह रिश्वत लेते हुए समय मौजूद था, किंतु जब तक वस्तु रूप में या लिखित रूप में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता तब तक अपृष्ट या अप्रामाणिक रहेगा। यदि रिश्वत के लिए रूप में दी गई वस्तु का करेंसी पर कोई विशेष चिन्ह अंकित कर दिया गया होगा तो तथ्य को प्रमाणित करने में सहायता मिलेगी। दूसरा है निष्पक्षता। प्रतिवेदन मात्र लिखित कागज का टुकड़ा या पुलिंदा नहीं, वह एक प्रकार से एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज का रूप बना है। इसके किसी मनुष्य का कभी कभी वर्ग, यहाँ तक कि पूरे देश के जीवन मरण का उसके भविष्य पर प्रश्न जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता का न्याय विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि अध्ययनकर्ता या किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता न्यायपालिका से संबद्ध व्यक्ति है तब तो उचित भी है वस्तुस्थिति, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष निकालना संगत होता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवेदन हर हालत में सरकार को ही कानून संस्था हो। किसी अधिकृत संस्थान अथवा कार्यालय आदि को अनिवार्य रूप से मान्य हो स्थितियों में प्रतिवेदन मात्र विचारार्थ स्वीकार किया जा सकता है। उसकी बातें आगे के लिए वैसे ही ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा भाग है विशेषता की छाप। प्रतिवेदन मात्र विवरण नहीं होता, उसका प्रस्तुतिकरण संबंधित विषय का विशेष जानकारी पाना होता है। प्रतिवेदन में उसके प्रस्तुतकर्ता की अध्ययन अथवा विवेच्य प्रकरण संबंधी विशेषज्ञता की आवश्यकता आभासित होनी चाहिए। पांचवा है उपयोगिता। प्रतिवेदन में उपयोगिता का अभिप्राय यह उनके निश्चयात्मक रूप से लाभप्रद होना चाहिए, अपितु अभिप्राय यह है कि वह व्यापक जनहित, राष्ट्रहित और मानव हित के लिए यथावश्यक और यथासंभव मार्गदर्शन किए जाने वाला होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी बातें यह प्रतिवेदक के लिए उन्होंने बताई है। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाने वाला अंततः उसका संबंध किसी मानव या मानव समुदाय से ही होगा। अंततः उसे सामयिक एवं तात्कालिक समाधान के अतिरिक्त सर्वकालीन उपयोग के लिए उसके अनुरूप भी रखने का प्रयत्न प्रशंसनीय समझा जाता है। छठा है निर्णयात्मक। यह प्रतिवेदन भी अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्ययन अथवा जांच करके अथवा किसी ब्यौरे की तालिका मात्र प्रस्तुत करने, उसे यथावत प्रस्तुत करना मात्र रिपोर्ट ही है, प्रतिवेदन नहीं। प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं तर्कों पर आधारित अध्ययन का न केवल सम्यक परीक्षण होना चाहिए, अपितु उसके आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता अपना निर्णय अवश्य दे। प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात तुरंत ही प्रश्न उठता है कि निष्कर्ष क्या है।
कार्यवाही की जाए। उपाय क्या बताया गया है, जिम्मेदार कौन है, सुझाव क्या है और आदि। यह तभी संभव है जब प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता ने इसमें निर्णयात्मक दृष्टिकोण अपनाया होगा। एकान्विति अथवा विषयनिष्ठता। प्रतिवेदन का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है उसका संबंध प्रकरण पर ही केंद्रित होगा। उदाहरण यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्यालय में किसी विशेष प्रकार के आचरण के अध्ययन का हो तो जांच पर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। और आगे कहा है कि बहुत सारी दुर्घटना संबंधी प्रतिवेदन घटनास्थल, घटनाग्रस्त वाहन और व्यक्ति, उनके संबंध के कारणों में सामग्री आदि तक की सीमितता रहनी चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रतिवेदन में आरंभ में आज तक अध्ययन हेतु निर्धारित निश्चित सौंपा गया हो। इस प्रकरण में एक सूत्र की भांति सभी तथ्यों पर पिरोया रहा है। 8वां है संक्षिप्तता का सुसंगठितपन। कोई प्रतिवेदन अपने विषय के अनुरूप आधे पृष्ठ से लेकर हजारों पृष्ठ तक को कहा सकता है। कार्यालय में केवल कुछ व्यक्तियों के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हो रही है और शिक्षा क्षेत्र में कठोरी आयोग और कानूनी क्षेत्र में खोसला आयोग आदि में प्रतिवेदनों का आकार हजारों पृष्ठों तक प्राप्त है। यहाँ संक्षिप्तता से सुगठितता से अभिप्राय अनति विस्तार अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन के आधार पर सचमुच कार्यवाही के लिए उसका संक्षिप्त अथवा सुगठित होना आवश्यक है। इसीलिए कई बार बहुत बड़े प्रतिवेदनों का सार संक्षेप अलग के सूत्र रूप में दिया जाता है। 9वां है सुस्पष्टता। प्रतिवेदन का अंतिम और सर्वसमन्वित गुण है सुस्पष्टता। सुस्पष्टता प्रतिवेदन में कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें पुनः स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़े। अस्पष्ट स्थिति, सूचना या वृत्तांत को एक वैध एवं स्पष्ट रूप देने के लिए ही विविधता, अध्ययन, जांच आदि द्वारा प्रतिवेदन रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि अनेक आदमियों के श्रम, विफल समय एवं धन व्यय से तैयार किए गए प्रतिवेदन में किसी भी दृष्टि से कुछ भी अस्पष्टता रह जाएगी तो इसका उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने आज प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन के क्षेत्र कौन कौन से है, उसकी विशेषताएं हमने देखी। आज हमने प्रतिवेदन की 9 विशेषताएं देखी है। उसमें तथ्यात्मकता सबसे महत्वपूर्ण है, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, विशेषता की छाप, उपयोगिता, निर्णयात्मकता, एकान्वित अथवा विषयनिष्ठता, संक्षिप्तता या सुगठितता और सुस्पष्टता। यह आज हमने उसका अध्ययन किया, यह इसका पठन किया। आप भी यह लेसन अच्छे से पूरा पढ़िए। शुरू से हमने 4-5 भागों में ये लेसन सीख रहे हैं। जितने सारे हमारे रिकॉर्डिंग्स भाग हुए वो पूरे ये लेसन्स के रिकॉर्डिंग आप अच्छे से सुनो, लेसन्स रीड करो और समझो। अभी जो भी थोड़ा सा इसका उर्वरित भाग बचा हुआ है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। प्रतिवेदन, प्रविधि एवं प्रक्रिया। धन्यवाद।